Good morning to all of you. Once again, I welcome to all of you in online teaching and learning process. I would like to continue about the remaining part of the chapter role of the constitution. ये चैप्टर का एक पार्ट और एक क्लास मैंने लिया था। इसी चैप्टर को we will continue. I would like to continue and आज का टॉपिक होगा इस चैप्टर में, टॉपिक फॉर टुडे विल बी vision and the values of the Indian Constitution. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है विजन एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, एम, इन सब बातों को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू say the first question, that is, आज हम सबसे पहले यह सीखेंगे, यह जानेंगे that how was India's constitution framed। सबसे पहले हम सीखेंगे भारतीय संविधान की रचना कैसे और किस प्रकार हुई, किस तरह भारतीय संविधान का निर्माण संभव हुआ। तो आंसर होगा the Constitution of India was framed by a constituent assembly set up under the cabinet mission plan of 1946। जैसा कि देख पा रहे हो, भारतीय संविधान की रचना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदी में कहते हैं संविधान सभा। इसका मतलब हुआ
कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान की रचना और निर्माण संभव हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सेट हुआ। क्योंकि आपको ये बता दूं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस दैट वाज कंडीशनल इंडिपेंडेंस। हमें जो आज़ादी मिली थी वह सशर्त आज़ादी मिली थी, कई कंडीशन उसमें रखे गए थे। तो उसी कंडीशन में एक कंडीशन यह भी था, जिसको तुम आगे हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ोगे, कैबिनेट मिशन प्लान और इसका क्या क्या कंडीशन रहा और हम आज़ादी कैसे पाए। तो यह देख पा रहे हो या समझ पा रहे हो कि भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा के द्वारा हुई। इसलिए अब मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम इस तरह समझने का प्रयास करेंगे। आई वुड लाइक टू ट्राई माई लेवल बेस्ट to explain about the Constituent Assembly. Define the term Constituent Assembly. संविधान सभा को परिभाषित करें, व्याख्या करें। संविधान सभा के बारे में क्यों आप पूछ सकते हो कि सर इस छोटे से वर्ड के बारे में इतना स्ट्रेस आप क्यों दे रहे हैं। यू कैन आस्क देम सम क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि यह वर्ड जो है आपको कई जगह बेनिफिशियल होगा। हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक में भी यह आपको काम करेगा, सिविक्स में आप पढ़ ही रहे हो, और इसका जिक्र, इस संविधान सभा का जिक्र सिविक्स के अगले और सारे कई जगह आपको मिलेगा। तो इसका मतलब गेट वन और वन फ्री, यानी कि इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, बाय वन गेट फ्री, तो एक जगह आप मेहनत कर रहे हो और एक ये आपको दूसरे जगह फ्री का बेनिफिट देगा। तो नाउ वी शुड नॉट डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की परिभाषा को हम लोग सीखेंगे। ए Constituent Assembly was an indirectly elected body of the eminent personalities of India were responsible for drafting or adopting the Constitution
ऑफ इंडिया, यानी संविधान सभा एक अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड बॉडी थी। किसका? इमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रबुद्ध लोगों की एक सभा थी। जिन प्रबुद्ध भारतीयों ने आपको स्वतंत्रता दिलाने में बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उन लोगों के पास ही ये जिम्मेवारी मिली कि आप संविधान की रचना करिए और हमें बताइए, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताइए कि भारत का गवर्निंग कैसे होगा। तो वही कहता है, ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was an indirectly elected body of the eminent personalities of India were responsible for drafting or adopting। adopting का मतलब आगे हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। adoption यानी बहुत सारी अच्छाइयाँ अलग अलग देशों के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है, इसलिए यहाँ वर्ड अडॉप्टिंग भी है। ड्राफ्टिंग यानी उसको लिपिबद्ध करना, लिखना, और अडॉप्टिंग का मतलब हमने कई महत्वपूर्ण देशों के संविधान का स्टडी किया इन प्रबुद्ध भारतीयों ने, और उनका जो कंक्लूजन, जो बेस्ट था, उसको हमारे संविधान में लाया गया। इसी को हम लोग कहते हैं। तो आपने यह सीखा अब तक कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान की रचना संभव हुई। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया आपको कि यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए, बेसिक भी आपका एनरिच करेगा, कई जगह जीवन भर ये वर्क करेगा, इसलिए मैं इसके कुछ हाइलाइटेड पार्ट को आपके सामने रखने जा रहा हूं। इट मीन्स आई वुड लाइक टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा के प्रमुख फैक्ट को जानें तो सबसे पहले किसी भी संगठन का, किसी भी पार्ट का हेड जानते हैं, चेयरमैन उसको बोला जाता है। तो ये सीखेंगे कि चेयरमैन कौन थे। तो आप लोग वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Do you know? Dr. Rajendra Prasad was the first president of India also। ये भारतीय संविधान का जब फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ तो पहले राष्ट्रपति भी बने, और ये इतने हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, इतने टैलेंटेड पर्सन थे, इसलिए इन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो आप सोच सकते हो कि इतने बड़े पर्सनालिटी जिस सभा का अध्यक्ष हो, तो उनका संरचना, उनका निर्माण जरूर बेहद होगा। और वस्तुतः भारतीय संविधान जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर थे, मैं नंबर 2 टॉपिक में आपको बताता हूं, टोटल मेंबर्स। देख पा रहे हो कि 389 इंटेलेक्चुअल्स थे। ये बहुत छोटी मोटी सभा नहीं थी, ये 389 लोगों का
प्रबुद्ध लोगों की एक सभा थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऐसे ऐसे ये सारे विभूति इनके सदस्य थे और उनके ही सहयोग से इतना अच्छा संविधान का निर्माण संभव हो पाया। तो हमने दूसरा पढ़ा। अब ये तीसरे में पढ़ेंगे कि इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ। स्टार्टिंग ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इन्होंने अपना कार्यकाल कब, यानी इस सभा का 9 दिसंबर, चौपर लिख देता हूं, starting of its functioning 9th December 1940 1946 को स्टार्ट हुआ। एंड कंप्लीशन, और इनका कार्यकाल completion on 26th December 1949 को। आप देख पा रहे हो कि 389 मेंबर्स के इफोर्ट्स का लगभग, यानी टोटल ड्यूरेशन 2 years 18 month 11 month and 18 days, approx 3 years, 2 वर्ष 11 महीने और 18 डेज लगे। 2 years 11 month और 18 डेज। लेकिन इस डेट में थोड़ा तुम्हें एक जगह कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको यहीं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब इसी पार्ट को हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको यहाँ 17 डेज लिखा होगा। तो लेकिन रियल में कई जगह जब मैं फाइंडिंग किया तो मुझे कॉमनली यही मिला, और सिविक्स में यही डेट मेंशन है, इसलिए वहां भी इसे 18 डेज ही समझेंगे। इसका मतलब में भी प्रिंटिंग मिस्टेक और कुछ हो सकता है, सो दैट एक दिन का डिफरेंस आपको दोनों में मिलेगा। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट होगा टोटल सब कमिटीज। टोटल सब कमिटीज यानी संविधान सभा में जैसा कि आपने देखा कि 389 लोगों का समूह था, तो सबकी कई ग्रुप में इसको बांट दिया गया था और 22 सब कमिटीज वेर वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन बट अमंग देम वन कमिटी was most important committee, that was
ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी वह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो बार बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पूछा जाता परीक्षा में नेम द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो बहुत सारे बच्चे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को लिख देते हैं, और जब पूछा जाता है डॉक्टर B.R. चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी तो वो लिख देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, यानी ओवरऑल चेयरमैन थे हर का, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसी सभा के अंतर्गत जो ड्राफ्टिंग मेन कमेटी था, उसके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। तो ये ध्यान में रखना होगा तुमको कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलेंगे, जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन पूछा जाएगा तो इसमें 7 मेंबर थे, जिस इंक्लूडिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो इनका क्या काम था कि जितने अदर कमेटी थे वो अलग अलग कंट्री के संविधान को, हर कमेटी को किसी को अच्छे इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया। उन लोगों का रेस्ट 21 कमेटी का जो वर्किंग था, जो आउटकम था, वो इनके पास आता था और वो उनको ड्राफ्ट करते थे, लिपिबद्ध करते थे। क्यों कि उस समय ना कंप्यूटर था, ना इतनी अच्छी सुविधा राइटिंग की थी, इसलिए उसको काफी अच्छे राइटिंग में लिखना था। इसलिए इस कमेटी का नाम पड़ा था ड्राफ्टिंग कमेटी। और भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर का और अम्बेडकर जी का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, इसलिए उन्हें आज भी आप लोग देखते हो भारत के संविधान के जनक भी कहे जाते हैं, फादर भी कहे जाते हैं। ओके, ना अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक कि संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये पढ़ा दिया। अब ये सीखेंगे कि निर्माण हो गया, फॉर्मेशन हो गया, इसमें क्या विजन रखा गया, क्या आइडियल्स एक्सेप्ट किए गए, अडॉप्ट किए गए, किस उद्देश्य को, प्रमुख उद्देश्यों को रखा गया। तो व्हाट वेयर द बेसिक ideals included in the Constitution of India। भारतीय संविधान में क्या बेसिक आइडियल्स, क्या मूल सिद्धांत रखा गया। कोई भी काम करते हैं कुछ न कुछ प्रिंसिपल के आधार पर करते हैं। कोई भी चीज पढ़ते भी हो, साइंस भी पढ़ोगे तो आप देखोगे कोई न कोई थ्योरी है, कोई न कोई प्रिंसिपल के आधार पर उसको हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी ये इतने बड़ा लिविंग डॉक्यूमेंट्स इसे कहा जाता है। तो आंसर होगा द बेसिक आइडियल्स were
included in the Constitution of India. भारतीय संविधान में क्या बेसिक आइडियल्स अडॉप्ट किए गए? तो पहला, सबसे पहला बेसिक आइडियल्स था कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र के लिए प्रतिबद्ध। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, सिविक्स का मतलब ही डेमोक्रेसी। आप जो अपने टॉपिक में पढ़ रहे हैं इंडिया में, तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये कमिटेड है, हमारा संविधान कैसे कमिटेड बना, क्यों कमिटेड है, क्या क्या तुमको संविधान दिया हुआ है। यू मस्ट हियर द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट, हु गेव टू यू, डू यू नो फंडामेंटल राइट? तो तुम्हारा जो मौलिक अधिकार है वो इसी संविधान ने दिया है, फंडामेंटल ड्यूटी संविधान ने दिया है। तो ये कहता है कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, यानी संविधान के प्रति समर्पण, ये पहला आइडियल्स था। दूसरा आइडियल्स था गारंटी ऑफ जस्टिस, गारंटी ऑफ जस्टिस। दूसरा, यानी सबों के लिए जस्टिस एक रूप से, गारंटी निश्चित, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, हर वर्ग के लोगों के लिए न्याय जो है सबके लिए एक समान। आगे पढ़ोगे या पढ़ाया था रूल ऑफ लॉ, जब चैप्टर पार्ट 1 पढ़ाया था तो मैं पढ़ाया था, यह बेसिक आइडिया था। नंबर थ्री इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता, फ्रीडम। इक्वलिटी का मतलब सोसाइटी में इक्वलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में आप इक्वलिटी, यानी तुमको इक्वलिटी है। उसी तरह फ्रीडम, फंडामेंटल राइट जब पढ़ोगे तो वहां इक्वलिटी का डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ोगे। उसी तरह फ्रीडम टू स्पीक, बोलने में स्वतंत्रता, रहने में स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, यानी जितनी प्रकार की स्वतंत्रता एक सिस्टम में हो सकती है वो सारी फ्रीडम तुमको संविधान देती है। सभी तरह का समान अवसर देती है, इक्वलिटी देती है। ये सब बेसिक आइडियल थे, और इसी बेसिक आइडियल को कीपिंग द अबव आइडियल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी बेसिक आइडियल को ध्यान में रखते हुए प्रीएम्बल जो है कीपिंग द बेसिक आइडियल्स keeping the basic ideals, preamble, एक नया वर्ड आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, preamble was provided in the beginning of constitution,
beginning of the Constitution. तो देखो एक आई कोट ए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड दैट इज प्रीएम्बल, और ये भी बहुत जगह आपके लिए जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ा उसी तरह प्रीएम्बल को अभी बेसिक आपको समझना होगा. यू हैव टू लर्न बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इन डिटेल प्रीएम्बल. तो फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में. जैसा कि मैंने बताया, ऑलरेडी आई टोल्ड टू यू, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड. तो पहले इसका बेसिक देखते हैं. द वर्ड प्रीएम्बल has been derived from two Latin words. One is pre, means before. दूसरा एम्बल. एम्बल मीन्स होता है प्लीज रेबल वॉक. प्लीज रेबल वॉक और स्लोली वॉकिंग in hand slowly walking in hand to hand, slowly walking in hand in hand, यानी हाथ साथ मिलाकर धीरे धीरे आगे अच्छाई की ओर बढ़ना को एम्बल कहते हैं. फॉर डेवलपिंग ग्रेजुअली इन वेरी नाइस वे कंबाइंडली, सारे भारतीय एक साथ एक सुर में एक स्वर में. जैसे देश के किसी भी बड़ी विपत्ति का जब आता है तो सब भारतीय हम लोग एक साथ एकजुट होकर सहयोग करके आगे उसके निदान उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं. दैट इज कॉल्ड हैंड इन हैंड, यानी स्लोली वॉकिंग हैंड इन हैंड, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल. लेकिन हमें यहाँ तो इसकी परिभाषा जाननी है कि प्रीएम्बल कहते किसे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में डिफिनेशन किसे कहा गया. जैसा कि मैं बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और एम्बल. यानी कोई काम अच्छे से करने के लिए अच्छी सोच के साथ मिलकर जो चलते हैं इसी को प्रीएम्बल कहते हैं. लेकिन यहाँ डिफाइन करना है, preamble is an introductory part of the Constitution. Introductory part of the Constitution which contain the political philosophy
aims, objectives and basic purpose of the Constitution. यानी प्रियम्बल जो है इंट्रोडक्टरी का मतलब समझते हो? नहीं, इसका मतलब आप देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो, तो जब पिक्चर देखते हो तो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, मेन आउटकम होता है, वो पहले ही रिफ्लेक्ट किया जाता है, या डायलॉग दिया जाता है, या देखते हो टीवी पे ऐड दिया जाता है किसी भी सीरियल का, किसी भी पिक्चर का, तो उसका जो मेन इवेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसको दिखाए। यही है, नॉन जुडिशियल पार्ट है, नॉन जुडिशियल पार्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारे भारतीय संविधान का सिद्धांत, फिलॉसफी, दर्शन, आइडियल्स, एम्स, उद्देश्य एंड बेसिक पर्पस, हमारे संविधान के लिखने का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या हुआ, राजनीतिक सोच, राजनीतिक दर्शन इसको बोलते हैं। तो इसको इसमें रखा गया दैट, और इसको हम लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, दोनों एक ही है, प्रियम्बल और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की आत्मा है, पूरा स्ट्रक्चर है, और आत्मा जो है, दिल जो है, यह प्रियम्बल है। तो आइए देखें कि प्रियम्बल था क्या, प्रियम्बल है क्या। ये तो मैं डेफिनेशन किया, तो आप देखोगे, जस्ट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट इज इन योर बुक। मैं इसको आपके सामने लाना चाहूंगा। जैसा कि देख पा रहे हो, ये कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग slowly resolve into constitute India's into a sovereign, 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 socialist, secular, democratic, republic, democratic republic, and to secure to all its citizens. देख पा रहे हो क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही है प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारतीय, हैविंग स्लोली,
यानी निष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं, निष्ठा पूर्वक बहुत ईमानदारी के साथ रिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू ए सोवरेन, एक वर्ड है और इस पर आगे एक चैप्टर पढ़ो, सोशलिस्ट सेकुलर, रोज ये सुनते हो, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी इसका सब का ये नॉन जस्टिकेबल पार्ट है, लेकिन यह इस हमारे संविधान का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन व्यूज है, मेन फिलॉसफी है। सॉवरेन मीन्स वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस whenever we are making policy for India। यानी कोई विदेशी ताकत, कोई विदेशी शक्ति हमारे, जब हम अच्छी भलाई का काम कर रहे हैं तो हमारे पॉलिसी बनाने में किसी का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वह कितना ही ताकतवर देश क्यों ना हो। तो वही है सॉवरेन, यानी कि हम लोग, हमारा जो बॉर्डर है उसके अंतर्गत हम लोग किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट इज सॉवरेन। सोशलिस्ट यानी मैं पहले बताया कि यानी सबों को एक साथ लेकर, सब समाज को एक साथ लेकर विकास की ओर बढ़ेंगे, सोशलिस्ट। और दूसरा सेकुलर, इंडिया सेकुलर मीन्स इट इज रिलेटेड विथ रिलीजन। तो हमारे यहाँ सभी धर्मों का एक समान, एक जैसा इंपॉर्टेंस है, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे फारसी हो, चाहे सिख हो, सबों को अपनी धर्म को मानने में। आज मान लो कि हम हिंदू हैं, कल मेरा इच्छा हुआ कि हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। यानी हमारा इक्वल राइट है। सेकुलर यानी भारत किसी भी विशेष खास पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं तवज्जो देता, सभी धर्मों को एक इक्वल। इसलिए आप देखते हो ईद में भी तुम्हें छुट्टी मिलती है, क्रिश्चियन का जब फेस्टिवल आता है क्रिसमस, उसमें भी छुट्टी मिलती है, दुर्गा पूजा में भी छुट्टी मिलती है, दीपावली में भी छुट्टी मिलती है। यानी हम लोग सभी एक साथ, अलग अलग धर्म के मानने वाले भले हैं हमारे यहाँ, लेकिन वी आर ultimately Indian, we are cooperating each other. That is concept of secular. And last but not least, that is democratic republic. It means the constitutional head of India. भारतीय संविधान का जो मेन मालिक होगा, देश का मालिक, जिस जानते कौन? Constitutional head of India, the president of India will come from our Indian people. यानी हमारे देश में से ही उनका चुनाव हो, यानी एक निश्चित समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए भारतीयों में से ही कोई एक व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बनेंगे। रिपब्लिकन हेड यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे। दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जाओगे तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है, यानी देश का जो वो महारानी का हायरार्की सिस्टम है, वहाँ राजतंत्र का है, राजा का ही वंशज बनेगा हेड, दूसरा नहीं बन सकता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, एक गरीब, हाँ अभी जैसे देखो कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री रामनाथ कोविंद जी, एक काफी डाउन टू अर्थ सोसाइटी से आते थे, लेकिन आज देखो इसी डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी और भारतीय संविधान की खासियत के चलते आज देश के, भारत के राष्ट्रपति है। और वह उनका पठन पाठन भी आपके डीएवी से ही हुआ है। सोच लो कि देश का राष्ट्रपति डीएवी ने दिया है, ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी डीएवी ने दिया, तो उसको भी ध्यान में रखना है तुमको, ताकि तुम भी इंस्पायर्ड हो सको, तुम भी इनसे सीख लेकर आगे बढ़ सको। तो यही है प्रीएम्बल पार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया
सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यानी डेमोक्रेटिक यानी जितना भी सिस्टम, जो भी डिसीजन होगा डेमोक्रेसी प्रोसेस से होगा। देखोगे आगे पढ़ोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ोगे तो वहां देखोगे कोई भी डिसीजन, प्रधानमंत्री कोई भी बिल लाते, कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट बिल लाती है तो उसको भी डेमोक्रेसी और आम मत का विभाजन होता है, वोटिंग होता है और उसमें उसका बहुमत से जीतना पड़ता है, तभी वह बिल लॉ के रूप में फॉर्म होता है। और वो नहीं कि एक ही जगह लोकसभा होता है, फिर राज्यसभा में होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का उस पर साइन होने के बाद बिल बिकम्स ए लॉ। तो यह जो देख रहे यह खासियत यही है, रिपल्सन ऑफ डेमोक्रेसी, यही हमारे संविधान की खासियत है, विशेषता है। यानी इट ब्राउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी हमारे देश की विविधता जो है समाज में, धर्म में, बोलचाल में, खान पान में, वो सब में विविधता को एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में लाने का काम भारतीय संविधान करती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वी विल continue in part 3 of the rest topic of this chapter. Okay.